मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सत्ता का संग्राम में। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच मतदान होना है। राज्य की जिन 3 लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है वो राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर है। इस चरण में राजनांदगांव में 14, महासमुंद में 13 और कांकेर में 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान में 49,07,489 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदाताओं में 24,69,110 महिलाएं और 24,38,320 पुरुष और आपको ये भी जानकारी दे दें कि करीब 60 जेंडर वोटर्स हैं और 3 लोकसभा क्षेत्रों में 6,484 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तीनों सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और कड़ा मुकाबला है। फिलहाल ये तीनों ही सीटें अभी बीजेपी के कब्जे में हैं। राजनांदगांव और महासमुंद सीट पर बीजेपी का लगातार 2 बार और कांकेर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये 6वीं बार कब्जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी के डर से बीजेपी ने तीनों सीटों पर उम्मीदवार बदलकर नए चेहरों को मैदान में उतारा है, लेकिन उन्हें कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। विधानसभा चुनावों में 3/4 बहुमत मिलने और सरकार बनने से कांग्रेस के हौसले वाकई में बुलंद है। वैसे यहां सभी दल के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे सत्ता के संग्राम में। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। राजनांदगांव सीट की बात की जाए तो यहां पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी। कांग्रेस ने यहां से अपने पूर्व विधायक भोलाराम साहू को टिकट दिया है। साहू 2013 में खुज्जी सीट से विधायक चुने गए थे, तो वहीं भाजपा ने साहू के मुकाबले संतोष पांडे के रूप में नए चेहरे पर दांव लगाया है। पांडे पंडरिया से एक बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, जबकि बसपा से यहां रविता लकड़ा मैदान में है। किसानों के क्षेत्र महासमुंद लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता और लगातार दूसरी बार अभनपुर से विधायक चुने गए धर्मेंद्र साहू को टिकट दिया है। साहू पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर राज्य की पहली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इस बार मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थे। उधर भाजपा ने यहां से चुन्नीलाल साहू को टिकट दिया है। साहू पार्टी के पूर्व विधायक हैं और बसपा के टिकट पर यहां से धान सिंह कोसिया भाग्य आजमा रहे हैं। तो आपको बता दें कि पहाड़ से मैदान तक फैली कांकेर लोकसभा सीट पर बीते 3 आम चुनाव से कांग्रेस जीत के लिए तरस रही है और पार्टी ने इस बार बीरेश ठाकुर को मैदान में उतारा है। ठाकुर भानुप्रतापपुर के पूर्व जनपद अध्यक्ष हैं और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। भाजपा ने मोहन मंडावी को टिकट दिया है और मंडावी शिक्षक संघ शाखा के उपाध्यक्ष, तुलसी मानव प्रतिष्ठान के प्रांत अध्यक्ष और लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं। तो वहीं बसपा ने यहां से सूबे सिंह को टिकट दिया है। तो कांकेर सीट पर यह घमासान है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम उन तमाम कैंडिडेट्स के नाम आपको दिखा रहे हैं, चेहरे आपको बता रहे हैं जिनके बीच सीधा मुकाबला है। तो किसानों के क्षेत्र महासमुंद की बात कर रहे हैं। लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता और लगातार दूसरी बार अभनपुर से विधायक चुने गए धर्मेंद्र साहू को टिकट दिया है। साहू पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर राज्य की पहली सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इस बार मंत्री नहीं बनाए जाने से वो नाराज भी थे। उधर भाजपा ने यहां से चुन्नीलाल साहू को टिकट दिया है। साहू पार्टी के पूर्व विधायक हैं और बसपा के टिकट पर यहां से धान सिंह कोसिया भाग आजमा रहे हैं। तो पहाड़ से मैदान तक फैली कांकेर लोकसभा सीट पर बीते 3 आम चुनावों से कांग्रेस जीत के लिए तरस रही और पार्टी ने इस बार बीरेश ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा, यानी कि अपना प्रत्याशी बनाया।
ठाकुर भानुप्रतापपुर के पूर्व जनपद अध्यक्ष हैं और आदिवासियों के हक की लड़ाई लंबे वक्त से लड़ते आ रहे हैं। भाजपा ने मोहन मंडावी को टिकट दिया है, जिनका विरोध भी हमने जमकर देखा। मंडावी शिक्षक संघ शाखा के उपाध्यक्ष, तुलसी मानस प्रतिष्ठान के प्रांत अध्यक्ष और लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। तो वहीं बसपा ने यहां से सूबे सिंह को टिकट दिया है और मैदान में उतारा है। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। तारुफ चलिए आपका करवा देते। रमेश वाल्यानी जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। वाल्यानी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सत्ता का संग्राम में। गौरीशंकर श्रीवास हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। आपका भी श्रीवास जी बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। वाल्यानी जी, सबसे पहला रुख आपका, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 15 साल से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इस बार क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की रहने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी जीता है तो माइलेज तो जाहिर सी बात है मिलेगा ही, लेकिन फिर भी कितनी सीटों का दावा? देखिए पुरानी जो भी आपने अभी लोकसभा के प्रत्याशियों के बारे में बताया, वो पुराना रिकॉर्ड बताया 2014 का। 2014 से लेकर 2019 तक यहाँ पानी में बहुत ज्यादा बहाव आ चुका है। यहाँ परिवर्तन की बयार बह रही है और उसका नतीजा आपने विधानसभा चुनाव में देख लिया कि 3/4 बहुमत कांग्रेस पार्टी को जनता ने दिया है। और जनता ने जो विश्वास कर किया उसके अनुरूप हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो जो वायदे किए थे वो पूरा करके दिखाए भी हैं। हमने किसानों के कर्जे माफ किए, हमने 25 रुपया क्विंटल की दर से धान खरीदी की, बिजली बिल हाफ किया है, युवाओं के लिए नई रोजगार की व्यवस्था की है, शिक्षकों के और अन्य पद निकाले हैं। तो ये हमने काम करके दिखाया है, तो जनता का विश्वास लगातार कायम है। और जो जन विश्वास हमको विधानसभा में था वो यहाँ पर फिर रिपीट होगा लोकसभा चुनाव में। वो इसलिए भी होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे वो सारे सपने तिरोहित हो गए हैं। अच्छे दिन तो आए नहीं, उल्टा और बुरा दौर शुरू हो गया। किसी के बैंक खाते में 15 लाख रुपए आए नहीं, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात थी वो कुछ हुआ नहीं, किसानों को 1.5 गुना आमदनी की बात थी वो कुछ हुआ नहीं। और तो और देश की अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी के चलते पूरी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। देश आर्थिक अराजकता के माहौल में फंस चुका है। ये सारे मुद्दे इस चुनाव में उभर कर आएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि विधानसभा के समान ही लोकसभा के नतीजे भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे। ठीक है श्रीवास जी, और एक चीज और बता दूं मैं आपको, विधानसभा जी वाल्यानी जी, एक चीज मैं और बता दूं, 2013 और 18 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच वोट शेयर का अंतर था 0.5% और 0.5%। और 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वोट शेयर का डिफरेंस है वो 10% से ऊपर भी है। ये भी इस फैक्टर को भी जानना चाहिए। ठीक, इसलिए हमारा पूरा विश्वास है। ठीक, गौरीशंकर जी, 11 की 11 सीटें जीतने का दावा यहाँ पे वाल्यानी जी कर रहे हैं और न केवल वाल्यानी जी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में 65+ का टारगेट दिया था, आप लोगों ने तो नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस ने अचीव कर लिया। इस बार भी आप लोग 11 का दावा कर रहे हैं और अचीव करने की बात यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और वहीं अगर राजनांदगांव सीट की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। विकास जब आप लोगों ने किया, सवाल बेहद साफ है और सीधा जवाब चाहूंगी, विकास जब किया तो मौजूदा 10 के 10 सांसदों के टिकट कटने की नौबत क्यों आन पड़ी? क्यों काटे और क्यों नए चेहरों को उतारा? सुना है समुद्र में गुमान आया है, तो उधर कश्ती ले चलो जहां तूफान आया है। अच्छा, विधानसभा जीत की खुमारी अभी तक कांग्रेस के नेताओं के ऊपर से नहीं उतरी है। बार बार विधानसभा का जिक्र करते, अच्छी बात है, बहुत अच्छा जीत हुआ, उसके लिए आप सभी को बधाई। लेकिन लोकसभा का आंकड़ा पिछला भी जरा देख लीजिए, जो आप आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे थे 0.0%, 1%, तो लोकसभा में विधानसभा के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को 8 से 9% वोट ज्यादा मिलते थे। इस बात को भी याद रखिए। आप 2014 का आंकड़ा देख लीजिए उठा के, तो आप विधानसभा की जीत की बात कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको बड़ा जनादेश मिला है। लोकसभा विधानसभा दोनों का एजेंडा अलग रहता है, अलग मुद्दे पे लड़ा जाता है, ये बात भी सर्वविदित बात है। और यहाँ पे जो बात किसी एक व्यक्ति के प्रतिष्ठा की नहीं है,
बात पूरे पार्टी की प्रतिष्ठा की बात हो रही, कोई एक सीट की बात नहीं हो रही है। 11 की 11 सीट हमारे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह विषम परिस्थिति है, इस बात को हमेशा स्वीकार करते हैं हम। और प्रत्याशी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, प्रत्याशी आज यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई प्रत्याशी का टिकट बदल भी दिएगा तो कोई प्रत्याशी की बात नहीं हो रही है। पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा है, हमारा नेता चुनाव लड़ रहा है, हमारे पास नीति, हमारे पास नियत है, हम राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई प्रदेश का नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा है। हमारे पास मुद्दा बता दीजिए, राष्ट्रीय मुद्दा बता दीजिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा बता दीजिए। हर बार राष्ट्रवाद का मुद्दा कब तक चलेगा? या तो फिर आप लोग जातीय राष्ट्रवाद का मुद्दा, उसके अलावा भारत देश की अखंडता का मुद्दा है, भारत के सम्मान का मुद्दा है, भारत के भविष्य का मुद्दा है, रोजगार मुद्दा नहीं है, अभिमान का मुद्दा है, भारत देश के प्रधानमंत्री रोजगार मुद्दा नहीं है। सारे मुद्दे आप सभी के माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से आप बताइए ना शिवाजी जी, जो घोषणा पत्र लाई है उसमें सारे मुद्दे नहीं थे। शिवाजी, आपने बेरोजगारों के बारे में घोषणा पत्र में कुछ नहीं कहा, आपने युवाओं को लेके कुछ नहीं कहा। आपका जो 2014 का मैनिफेस्टो था, ऐसा लग रहा था, बुरा मत मानिएगा, जैसे आम घरों में सुबह जब खाना ज्यादा बन जाता है तो उसको शाम को है ना अलग से छोका लगा के नए तरीके से उसको परोस दिया जाता है कि शाम का डिनर तैयार कर दिया जाता है। आपका जो 2019 का जो घोषणा पत्र है वो 2014 का ही है। जो पुराना खाना था उसको आपने थोड़े से नए ढंग से छोका लगा के परोस दिया जनता के सामने। देखिए, हमको बहुत अच्छे से मालूम है हमारी सरकार बनने जा रही है, जो काम अधूरे बचे हुए हैं उसको आगे पहुंचाने के लिए इस प्रकार का परिधि निर्धारित किया गया है। हम एक विजन के साथ काम करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में क्या हुआ, 15 साल तक हमको शासन मिला, विजन के साथ हमने काम किया, जो रिजल्ट आपके सामने है। हार जीत अलग विषय है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का विकास हुआ, ये भी सबको दिखता है। कोई नहीं कह सकता कि 15 वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य का विकास ही नहीं हुआ। उसका जवाब आपको जनता ने विकास नहीं मिलेगा। उसका जवाब आपको जनता ने दिया। देखिए, जवाब अगर ऐसा कहेंगे जीत हार का पैमाना अगर गौरी जी अब तय करते हैं तो 10 साल तक यूपीए सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते थे 10 साल हमारा शासन ऐसे रहा है, तो क्या जनता ने 44 में पहुंचा दिया, 44 में पहुंचा दिया, उसको क्या बोलेंगे आप? शिवाजी, मैं तय करने वाली कोई नहीं हूँ, तय ये जनता करती है। काम किया, तय जनता करती है। कर रहे हैं ना, सवाल आप करें तो जवाब आपको ही दूंगा मैं। अगर आपने सवाल किया है तो जवाब आप ही को मिलेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सवाल का जवाब दीजिए। आप इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि भाई सरकारी नौकरियों की बात की गई थी, आप लोगों ने सरकारी नौकरियां क्यों नहीं दी? नौकरियां देना तो दूर की बात है, आपने तो सरकारी नौकरियों को ही खत्म कर दिया। नहीं कही गई थी सर, आप वो बयान पढ़िए और 2014 का मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, उसमें 2 करोड़ रोजगार की बात थी, सरकारी नौकरी की बात नहीं कही थी। 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 10 करोड़ लोगों को रोजगार, 10 करोड़ लोगों को रोजगार 5 वर्ष में देने की बात होती है। बताता हूँ मैं, 10 करोड़ नहीं 15 से 16 करोड़ का आंकड़ा देता हूँ आपको मैं। आप तो 10 करोड़ की बात कर रही हैं, अगर मुझे वक्त देता तो मैं दे देता हूँ। हमने पहली बात रोजगार देने की बात कही गई थी, मुद्रा लोन के माध्यम से 15 करोड़ 86 लाख लोगों को ऋण दिया गया। क्या रोजगार नहीं मानेंगे? इसके अलावा जितनी प्रकार की भर्ती, उसको रोजगार नहीं मानेंगे? ढोर चलाना रोजगार हो सकता है कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में? पकौड़े तलना रोजगार है सर। भारतीय जनता पार्टी अगर मुद्रा लोन के माध्यम से पकौड़े तलना रोजगार है, हर चीज रोजगार का संज्ञा है। सर, भारत पकौड़े देश में तलना 24 रोजगार करोड़ है। से ज्यादा लोग स्वरोजगार के माध्यम से अपना पेट पाल रहे हैं। भारत देश में 24 करोड़ से ज्यादा लोग स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार का पेट पालते हैं। शिवाजी, संज्ञा में रखा जाएगा। शिवाजी, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च करता है, उसको इंजीनियर बनाता है, उसको MBA की क्वालिफिकेशन देता है, और उसको अगर नौकरी ना मिले और आप कह दें कि जाओ भाई पकौड़े तल लो, तो ये कितना जायज है? बताइए जरा आप, कितना जायज है? ये किस तरह का स्वरोजगार है? नहीं, आप मुझे सीधे देखिए, बातों को घुमाइए नहीं, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। सवाल करेंगे, जवाब नहीं सुनेंगे, ये कोई बात नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, आरोप नहीं लगाइए आप। जवाब आप तय नहीं करेंगी, आप तय नहीं करेंगे, आप आरोप नहीं लगाइए, आरोप नहीं लगाइए, आरोप मत लगाइए, आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आप जवाब सुनना नहीं चाहते, बताइए। जवाब नहीं सुनना चाहते, आरोप मत लगाइए, आप सीधे जवाब दीजिएगा सर। क्या मोदी मैडम सुन लीजिए, सुनाइए, बोलना चाहो सुनने तो दीजिए आप। सुनाइए। मोदी जी ने ये कहा था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कीजिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कीजिए और पकौड़ा तलिए। उन्होंने पकौड़ा तलने पर रोजगार की संज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका भ्रामक प्रचार कांग्रेस पार्टी ने किया। जैसे 15 लाख की बात है, रमेश भैया बोल रहे हैं,
जब 15 लाख की बात करने सबूत मांगा तो आज तक कांग्रेस पार्टी को लेकर जवाब नहीं देता। आप इनको 15 लाख वाला टेप सुना दीजिए, मतलब ये नहीं कि आप इंजीनियरिंग कीजिए, इनको 15 लाख वाला टेप सुना दीजिए, आपके पास होगा। MBBS की पढ़ाई कीजिए, पकौड़ा तलिए, ये शब्दावली का चयन नहीं होता। पकौड़ा तलना भी एक रोजगार माना जाता है और कोई गलत बात नहीं है। आप आइए रायपुर कभी, आपको पुराना बस स्टैंड लेके चलता हूँ मैं। एक पकौड़ा तलने वाले का क्या सोर्स ऑफ इनकम, कितना कमाता है, कितना अर्जित करता है और टैक्स भी पटाता है। चलिए आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए सरकारी एजेंसी को क्यों आंकड़े जारी करने से रोक दिया गया? क्यों 2 से 3 साल से सरकारी एजेंसियों जो आंकड़े जारी करती है बेरोजगारी के, वो आंकड़े क्यों जारी नहीं होने दिए गए? बता दीजिए, इसका ही जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं देते आप इसका जवाब? देखिए, मैं तो इस बात को फिर कहूंगा, सरकारी नौकरी सबको देना संभव नहीं है। सरकारी नौकरी लिमिटेड होता। अगर सरकारी नौकरी देना संभव होता तो बैंड बाजा बजवाने का ट्रेनिंग नहीं देती कांग्रेस पार्टी की सरकार, ढोल चराने का ट्रेनिंग नहीं देती, सबको सरकारी नौकरी दे देती। भाजपा के समय सरकारी नौकरी देने की बात होती है और कांग्रेस के समय ढोल चराने की बात होती है, तो ऐसा दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। रोजगार मतलब रोजगार होता है, चाहे नौकरी के माध्यम से हो, चाहे स्वरोजगार के माध्यम से हो, चाहे स्वयं अर्जित किया हो, कोई व्यवसाय हो, उसको रोजगार माना जाएगा और हमने वो दिया है। इसीलिए छाती ठोक कर बोलते हैं कि 15 करोड़ 86 लाख लोगों को हमने ये मुद्रा बैंक का जो बोल रहे हैं ये आंकड़े नहीं है, ये वही गुमराह करने वाली बात। आप लोग आपस में झगड़ा करते रहिएगा। मैं आपसे एक बार यही कहना चाहूंगी कि एक बार मुद्रा योजना के तहत आप लोन लेके देखिएगा, क्या तमाम दिक्कतें आती हैं आपको पता चल जाएगा कि मुद्रा योजना में जब लोन सुन लीजिए, आपने दिलवाया, आप कितनी कमीशन खोरी होती है सर, और कितना मिलता है, कितने % कमीशन चला जाता है, इसका अंदाजा तो आपको है ही नहीं सर। आप बार बार मुद्रा योजना और लोन के तहत आप गुमराह मत कीजिए, बिल्कुल गुमराह मत कीजिए। वाल्यानी जी, मेरा सवाल सीधा है, मेरा सवाल बेहद साफ है। 5 साल का क्या रोड मैप, किन मुद्दों के बीच अब आप लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि भाई आप हमें चुनो? क्योंकि जब इनसे सवाल किया जाता है ये 60 साल का ठीकरा कोड देते हैं, आप लोगों से जब सवाल किया जाता है तो आप 15 साल और 5 साल पे आ जाते हैं। आप अपना विजन बताइए, इन 5 साल का विजन बताइए। नहीं, मैं आपको बता दूं कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र जारी किया था तो 5 प्रमुख मुद्दों को उन्होंने जनता के सामने रखा था। उसमें शिक्षा है, रोजगार है, किसान है, छोटे व्यापारी हैं और न्यूनतम आय योजना, न्यूनतम आय गारंटी योजना है। ये 5 मुद्दों को हमने किया है। इसके अलावा मनरेगा में अभी जो 100 दिन हम रोजगार देते हैं उसको हम 150 दिन करने वाले हैं। हमने कहा है कि जो 20 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं उनको 31 मार्च 2020 तक भर देंगे। यानी स्पष्ट हमारा एजेंडा है, हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और जहां तक हमारे साथी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी या उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बात के लिए राष्ट्रवाद की बात करते हैं, किस बात के लिए कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं। अरे कांग्रेस पार्टी ने आजादी के आंदोलन में अपनी आहुति दी है और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। आपने तो देश की सुरक्षा की नहीं, आपकी लापरवाही के चलते पुलवामा कांड हो जाता है और वो आज राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। और ये जो मुद्रा बैंक की मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं, वाल्यानी जी आपके मुद्रा योजना के मामले में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है। हाँ, ठीक। वाल्यानी जी लौटूंगी आपके पास क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुद्रा बैंक में जो लोन बताते हैं वैसा दिए नहीं गए। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास क्योंकि डिबेट को वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी ने भी ज्वाइन कर लिया। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। चर्चा से आपने इस बात का अंदाजा तो लगा लिया होगा कि जिन मुद्दों पे बहस होती है वो उन मुद्दों पे फोकस ही नहीं रहता, जो सवाल किए जाते हैं उन सवालों के जवाब कभी दिए नहीं जाते क्योंकि दूसरे चरण का मतदान है। क्या लगता है जिस तरह से दोनों ही पार्टी दावा कर रही हैं कि 11-11 सीटें जीतेंगी, क्या छत्तीसगढ़ में क्या जरूरत आ गई है कि भाई 22 सीटें कर दी जाए? 22 सीटें तो हो नहीं सकती, ये तो सब कोई जानते हैं। और दावे भी जो है ऐसे ही किए जाते हैं कि हर बार हर चुनाव में देखते आए हैं। 65+ का दावा था विधानसभा में, 65+ बिल्कुल सही आया, लेकिन आया कांग्रेस का। तो फर्क पड़ जाता है ऐसे वादों दावों में। ये दरअसल क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मूल बात बता रहा हूँ कि जो वायदे, घोषणा, संकल्प, जितने भी नाम लिए जाते हैं वो नाम होते हैं, वो इसलिए उनका विजन होता है वोट।
दूसरा कोई विजन नहीं है। विजन है वोट कैसे आएगा। हाँ। आज छत्तीसगढ़ का साहू भी मोदी हो गया। हाँ। कल तक वो मोदी नहीं कहा जाता था, आज से मोदी हो गया। तो ये विजन सिर्फ एक ही होता है, वोट कैसे आएगा, वोट कैसे अपने पास पहुंचेगा, वोट कांग्रेस से हम कैसे छीनेंगे, कैसे बरगलाया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। ऐसी बातें कहेंगे कि वोट उनकी तरफ आकर्षित हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे उसको रोजगार और बेरोजगार और नौकरी और सारे कई नाम उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। और जब जैसी सफाई देनी होगी, सफाई देने के तरीके भी बहुत बढ़िया। मैं तो एक्सपर्ट मानता हूँ दोनों पार्टियों के लोगों को कि जब किसी बात का निगेटिव जवाब देना होता है, उसको पॉजिटिव कैसे बनाना, शब्दों का मायाजाल कैसे देना, ये आप भी हमेशा सुनती है, मैं भी हमेशा सुनता हूँ, मेरे दोनों काफी इसी में पके हुए हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आपकी ईमानदारी कितनी है, आपके वायदों में आपके अंदर ईमानदारी कितनी है, आप किन भावनाओं के साथ उस वायदे को कर रहे हैं। तो जो वायदे भावनाओं से किए जाते हैं वो तो पूरे हो जाते हैं, मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देख रही हैं। लेकिन जो वायदे जो है ऐसे आकर्षित करने के लिए विजन बनाया जाता है, वोट को खींचने का विजन बनाया जाता है, वो वायदे पूरा करना बड़ा कठिन होता है। जब आप गद्दी पे बैठेंगे तब आपको पता चलेगा काला धन लाना कितना कठिन है। जब आप गद्दी पर बैठेंगे तो आपको पता चलेगा बिजली बिल हाफ करना कितना कठिन है। किया है ठीक है, लेकिन कितना कठिन है ये समझ में आएगा। कर्जा माफ करना है तो कैसे करना है वो इतना कठिन है, ये 3 भाग में करना पड़ा। तो ये सारी चीजें जब गद्दी में आदमी बैठ जाता है तब उसको समझ में आता है कि कैसे है, कितना कठिन है। 5 साल में नक्सलियों को समाप्त कर देंगे। जब वो बात कह दी गई है, अभी इनके चुनाव घोषणा पत्र में है केंद्र के, तो कैसे किया जाएगा ये कोई विजन नहीं है। विजन है आकर्षित करना कि भाई हम नक्सली मूवमेंट खत्म कर देंगे, लोगों को राहत मिलेगी, कुछ तो वोट आएंगे। बाद में कह दिया जाएगा कि नक्सली मूवमेंट तो पूरे हिंदुस्तान में है, उसका दूसरा दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो ये सारे खेल हैं और ये इसका विजन एकमात्र वोटों को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करना, और इसके सिवा कुछ नहीं। जब गद्दी में बैठने के बाद जो होना है वो होगा। जनता उसको देखती है। तो जनता के पास मैडम विकल्प नहीं है, जनता के पास विकल्प नहीं है। अगर विकल्प अच्छा तगड़ा तैयार हो जाए तो दोनों पार्टियों को मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल शर्मा जी, मैं क्योंकि आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि राजनांदगांव सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और कांग्रेस ने यहाँ से अपने पूर्व विधायक भोलाराम साहू को टिकट दिया है। और वहीं क्योंकि विकास की बात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है, लेकिन अगर विकास वाकई में हुआ होता तो क्या वाकई में मौजूदा 10 के 10 सांसदों के टिकट कटने की नौबत आन पड़ती? और जिस तरह से यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है, उनके बेटे तक को टिकट नहीं दिया गया। फिर देखिए, योजनाएं तो वाकई में बनी है, ऐसे नहीं है कि नहीं बनी। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कोई योजना ही नहीं बनाई। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो पेट की भूख खत्म नहीं करती, इसलिए वो योजनाओं का जो व्यापक असर है उसको समझ में नहीं आया। मैं खुद जो है मैं स्वच्छ भारत का जो है समर्थक हूँ। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी कभी सोचा करता था कि अपना भारत या अपना घर जैसे हम साफ रखते हैं वैसे मोहल्ला भी साफ हो, राज्य भी साफ हो, अच्छा साफ सफाई रहना चाहिए। मैं बेंगलोर देख के आया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो मैं सोचता था कि सब तरफ ऐसा क्यों नहीं है। ये भावना वो अच्छी योजना है, और भी बहुत सारी योजना अच्छी है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर पाते हैं। योजनाओं की तो मैं तारीफ करूंगा, कांग्रेस की अभी जो योजनाएं आई है उसकी भी तारीफ करूंगा कि अभी जो राज्य सरकार ने जो योजनाएं दी बहुत अच्छी दी है। अभी जो केंद्र में जो घोषणाएं हुई है बड़ी अच्छी हुई है। गरीबी के बारे में सोचा गया, किसान के बारे में सोचा गया है, सारी चीजें अच्छी है। इम्प्लीमेंटेशन का प्रश्न है। और जहां तक आपने प्रश्न किया 10 सांसदों के टिकट काटने का, यहाँ तक कि रमन सिंह के बेटे का भी टिकट काट दिया, ये एक बड़ी रणनीति है। रणनीति इस रूप की है कि सारे कार्यकर्ता इस वक्त नाराज थे और उसका नाराजी का कारण था कि छत्रप आप पैदा करते हैं, हम छत्रपों को जिताते हैं और फिर ये 5 साल हमको मिलते नहीं, न देखते नहीं, न हमारे तरफ सोचते नहीं। ये एक नाराजी उनके मन के अंदर थी। उस नाराजी को कैसे खत्म किया जाए, ये रणनीति बनाने का प्रश्न था। और एक बार यहाँ पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए थे तो उनके सामने भी ये प्रश्न आया और उन्होंने इस चीज को एहसास किया और जाने के तत्काल बाद ये निर्णय हुआ। यहाँ अनिल जैन ने कहा कि इस बार जो है हम किसी भी पूर्व सांसद को टिकट नहीं देंगे, वर्तमान सांसद को टिकट नहीं देंगे। और ये एक रणनीति के तहत किया गया ताकि नए चेहरे हों तो आकर्षण हो और लोगों को जो है फायदा मिले और हमारी जो स्थिति आज कार्यकर्ताओं की जरूरत, कार्यकर्ता फिर से बूस्ट हो जाए। वही कारण से जो है रणनीति बदली है। और प्रभाव का जहां तक प्रश्न, कल जो 3 जगहों का चुनाव है जिसमें मैक्सिमम जो है नक्सली क्षेत्र है, बहुत सारे नक्सली क्षेत्र हैं,
तो निश्चित रूप से जो है रमन सिंह की अपनी उपयोगिता भी है और लोकप्रियता भी है अपने राजनांदगांव में, लेकिन दोनों तरफ से जो है अच्छे प्रत्याशी है। भूपेश बघेल की जो अब्दुल वाली बात बोले थे, बिल्कुल वहाँ भी ठीक ठाक है। महासमुंद और कांकेर, ये 2 सीटें जो है इसमें कांग्रेस का प्रभाव अच्छा है। देखिए क्या होता है, रिजल्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से लोक लुभावन बातें और अपने राज्य सरकार द्वारा जो है अपनी 3 महीने की सफलताओं को जो है किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी और राष्ट्रवाद और हिंदुवाद और सर्जिकल स्ट्राइक को प्रमुखता में रखा गया है। बिल्कुल निर्णय जो है वो जनता है, वो बैलेट पेपर के जरिए दे देगी। गौरी शंकर जी, क्योंकि वक्त की बेहद कमी है, तो आप बहुत संक्षेप में अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिएगा। देखिए, हम तीनों सीट में हमारी तैयारी पूरी है, पूरी योजनाबद्ध तरीके से हम चुनाव को लड़ रहे हैं, और महासमुंद में हमारे पास स्पष्ट चेहरा है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, रायपुर से आयातित करना पड़ा। रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी को महासमुंद में उतारा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि पूरे द्वितीय चरण का यहाँ पे चुनाव संपन्न होने जा रहा है। राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ को बेसहारा छोड़ दिया है। कांग्रेस कमेटी यहाँ पे हालात ये है कि कोई नेता इस बारे में कहने को तैयार नहीं कि राहुल गांधी जी की आज तक कोई सभा नहीं, कोई बड़ा नेता आया नहीं यहाँ पे। जो राहुल गांधी जी विधानसभा में घूम घूम कर वोट मांगते थे, ऐसा क्या हुआ कि चेहरा दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे? जनता जानना चाहिए। बहुत ये सारे सवाल से बचने के लिए राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। वाल्यानी जी, बहुत संक्षेप में भाई, जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे श्रीवास जी, उनका जवाब दे दीजिए बहुत संक्षेप में। नहीं, मैं इनको बता दूं कि राहुल गांधी जी का दौरा तय हो चुका है। 20 तारीख को वे बिलासपुर और कहाँ है? बिलासपुर हो गया। अरे हमारे को राहुल गांधी का देशव्यापी विश्वास है, कोई चरण से कोई नहीं होता है। बस्तर की जनता जानना के आधार पे नहीं जानते। हत्यारा कौन है? सवाल ये है सर, भीमा मंडावी, सर बस्तर की जनता अगर भीमा मंडावी के हत्यारों को जानना चाहेगी तो वो झीरम कांड के हत्यारों को भी जानना चाहेगी। इस बहस में मत नहीं, झीरम घाटी कांड में रमन सिंह की लापरवाही के चलते कांग्रेस पार्टी के वक्त की कमी है। ठीक है, चलिए, वक्त की कमी है। आपका बहुत शुक्रिया वाल्यानी जी चर्चा में शामिल होने के लिए। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और गौरी शंकर श्रीवास जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच मतदान होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता का जो रुख है वो किसकी तरफ ज्यादा देखने को मिलता है और किस तरह से यहाँ पे कितनी बम्पर वोटिंग होती है। दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।